आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 और साथ में ये जो राइट साइड में आपको स्टॉक्स दिख रहे हैं हैथवे, रिलैक्सो, HFCL, इन सब के बारे में जिनके बारे में पहले वीडियो बना चुका ये हैं। उसके अलावा ये लिस्ट थोड़ी लंबी है, उसके इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी। उसके अलावा ये स्टॉक्स हो रहे हैं, तो कुल मिला के इन स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे कि अब इनमें क्या किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट हिसाब से चल रहा है उसके हिसाब से हमें प्लान करना पड़ेगा। कुछ जो ये जितने भी स्टॉक्स हैं ये पहले जब मैंने बताया था उससे ऊपर आ चुके हैं, अब कुछ ब्रेकआउट लेवल पे हैं, कुछ ब्रेकआउट करके वापस उस लेवल पे आ चुके हैं। तो डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी भी स्टॉक में जब इन्वेस्टिंग करनी है तो मैक्सिमम 6%, और कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जिनमें मैं बताऊंगा कि आपको 3% से ज़्यादा इन्वेस्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि वो पैन स्टॉक टाइप के हैं जो कहीं भी जा सकते हैं कुछ न्यूज़ की वजह से और किसी और वजह से। तो मेरे साथ बने रहिए, और अगर चैनल ठीक लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो बना रहा हूँ वो ठीक है और आपके लिए फ़ायदेमंद है या सूटेबल है। तो मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आपके सामने मैंने चार्ट लगा रखा है निफ्टी 50 का, और जैसा कि मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बताया था कि ये जब इसके नीचे क्लोजिंग देगा निफ्टी 50, जो हमारा ये बाइंग 25,000 के नीचे, तो ये फिर लगभग इस लेवल पे आ सकता है। ये प्लान किया था हमने, और ये मैंने करीब 7-8 दिन पहले, यानी लगभग इस रेंज में बताया था मैंने। 8-10 दिन हो गए बल्कि इस बात को, व्हाट्सएप ग्रुप वाले बता सकते हैं। तो उसके बाद से अब नीचे आ रहा है, और हो सकता है ये बीच में दो छोटी छोटी जो पतली पतली आपको लाइनें दिख रही होंगी, ये जो लाइनें दिख रही हैं, हो सकता है ये भी इफेक्ट डाले, लेकिन अभी फिलहाल तो मुझे लग नहीं रहा कुछ डलेगा, तो यहाँ तक आ सकता है। अब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर निफ्टी यहाँ आती है तो मुझे मेरे स्टॉक्स जो है थोड़े से डाउन मिलेंगे, क्योंकि हमने जितने भी स्टॉक्स लगभग सेलेक्ट कर रखे हैं या तो मिड कैप है या स्मॉल कैप है, दो चार होंगे जो लार्ज कैप के हैं, बाकी ज़्यादातर यही हैं। तो ये अगर निफ्टी मूव करता है नीचे तरफ तो ये थोड़ा ज़्यादा मूव करेंगे, और निफ्टी अगर थोड़ा अप मूव करता है तो थोड़ा तेज़ी से मूव करते हैं। इतना ही फर्क होता है, डिले हो सकता है लेकिन मूव अच्छा होता है इनका। तो अब हम ज़्यादा इस पर बात नहीं करते, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि निफ्टी अगर यहाँ आती है तो मेरे स्टॉक्स को हमें कहाँ पे बाय करना है वो प्लान करना है। तो आगे बढ़ते हैं, पहले हम लेते हैं हैथवे केबल का। हैथवे केबल में क्या चल रहा है वो देखते हैं। जैसा कि हैथवे केबल मैंने बताया था, जब मैंने बाइंग का रेट बताया तब ये बताया था, इस रेट पे मैंने भी ली थी और काफ़ी लोगों ने लिया होगा। अब चूंकि ये ब्रेकआउट लेवल था, ब्रेकआउट किया और उसके बाद ये यहाँ कन्फर्म भी हुआ, ऊपर गया, लेकिन एक नेगेटिव कैंडल बहुत बड़ी बनी है, आपको दिख रही होगी। ये कैंडल जो है बहुत बड़ी नेगेटिव कैंडल बनी है। तो इसके बाद अब क्या है कि अब ये वापस इस बाइंग लेवल पे ही आ गया है, पर चूंकि आप इसमें देखें तो एक लेवल तो ये है, उसके बाद ये अप हुआ, उसके बाद अभी तक ये इनवैलिड नहीं हुआ है, अभी हो सकता है कि यहाँ से वापस बाउंस बैक कर जाए। तो अगर कोई प्लान करना चाहता है तो यहाँ पे प्लान कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिए अब चूंकि ये इस रैली के बाद वापस आ रहा है, तो मैं यहाँ सिर्फ 3% के लिए ही बात करूंगा, इससे ज़्यादा की नहीं है। अगर आपने नहीं लिया है तो आप यहाँ पे 3% यानी 15 रुपये के आसपास में 3% बाइंग कर सकते हैं, और अगर आप पहले ले चुके हैं तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम दूसरे पे चलते हैं, रिलैक्सो फुटवेयर। वीडियो लंबी हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा और उस हिसाब से हम काम करेंगे, क्योंकि भाई अब इतने स्टॉक्स के बारे में बताएंगे तो वीडियो तो लंबी होनी है। तो आपके काम के जो स्टॉक्स आप उनको देख सकते हैं, वीडियो को फॉरवर्ड करके देखना चाहें तो आपकी मर्जी, बाकी मैं तो कहूँगा आराम से देखें, ताकि मैं हर बार इन ही स्टॉक्स के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। तो अगर आपने इन्वेस्टिंग कर रही है तो आपके लिए ये सूटेबल रहेगा। तो अब इसमें देखेंगे तो इसमें भी रिलैक्सो फुटवेयर में ये वापस नीचे आ रहा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये अगर निफ्टी नीचे आती है तो इस लेवल पे हमें ये बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी 470 से 457 के बीच में, इसके बीच में अगर हमें मिलती है, आपको ये दिख रहा होगा राइट, यहाँ पे ये 470 से 457 यानी 457, इसके बीच में अगर आपको मिलता है मौका तो आप इसमें प्लान कर सकते हैं। फिलहाल आप वेट करें। अब हम बात करेंगे HFCL की, HFCL लिमिटेड की। तो इसमें देखिए आप कि ये अब डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और यहाँ पर इसने जो हायर हाइट बना रहा था उसको तोड़ दिया है, तो अब इसमें ज़्यादा गुंजाइश नहीं बची है। अगर आप इसमें प्लान करते हैं तो पहले मैंने एक लेवल दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इसको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा बोल्ड कर दूंगा, आपको दिख जाएगा। यानी वेस्ट जी लेवल जो है इसका फिलहाल के लिए मैं ये मान चल रहा हूँ कि आप 63 to 60, अब हम इसके लिए प्लान करेंगे ये, क्योंकि इसने इसको इनवैलिड कर दिया, यहाँ पे इसको तोड़ दिया है, तो अब इसके लिए प्लान करेंगे। और अगर आपने पहले से इन्वेस्टिंग कर रखी है तो इसको होल्ड कीजिए, कोई समस्या नहीं है, टाइम से मिलेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो होल्डिंग पीरियड आपका बढ़ जाएगा। स्टॉप लॉस की कोई जरूरत नहीं है, पहले ही मैंने बता रखा 3% प्लस 3%, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ 3% आपने इसमें इन्वेस्ट किया होगा, ज़्यादा नहीं किया होगा। उसके बाद चलते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की तरफ। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में हमने जो बताया था रेट, उस रेट में आया भी था 165 से 60 के बीच में, और उसके बाद में इसने ब्रेकआउट भी दिया और उसी लेवल में 2-3 बार आया भी ब्रेकआउट हुआ, अब वापस से चल पड़ा है।
अब चूंकि इस ब्रेकआउट लेवल से वापस जा चुका है तो अब मैं इसमें आपको प्लान नहीं करने के लिए नहीं बोलूँगा। अगर आपको प्लान करना है तो आप 194 से 190 के बीच में प्लान कर सकते हैं। यहाँ एग्जिटिव ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए, अगर आता है तो ब्रेकआउट के आसपास में तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद चलते हैं जयप्रकाश। जयप्रकाश पावर में, जेपी पावर में ये फिर अपने इस लेवल पे आ रहा है। पहला ब्रेकआउट भी इसने कर दिया, ये दूसरे ब्रेकआउट के बाद में कंफर्मेशन जो होता है वहाँ पे वापस आने वाला है या आ सकता है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें प्लान कर सकते हैं। टारगेट्स तो आपको ऊपर दिख जाएंगे, ये टारगेट्स हैं इसके, तो वो टारगेट तो मैं रखना ही है, लेकिन अगर यहाँ पर परचेज करना है तो यहाँ पे आप मेरे हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है कि बिल्कुल जिग-जैग चल रहा है, तो उम्मीद है कि यहाँ से फिर वापस जाएगा। कई बार क्या होता है कि रिटेलर को डराने के लिए, धमकाने के लिए इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं जिससे कि रिटेलर छोड़ के भाग जाए। तो आप यहाँ प्लान कर सकते हैं मेरे हिसाब से 19-18 रुपये के बीच में। उससे उसके नीचे भी आएगा तो भी ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसके नीचे आएगा तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं। 3% से ज़्यादा न लगाएं कि ब्रेकआउट हो चुके हैं सबका, और मैंने इस रेट पे बताया था उस समय में, और मेरे पास है भी, मैं बाद में दिखा दूंगा आपको। उसके बाद चलते हैं जियो फाइनेंस की तरफ। जियो फाइनेंस भी अब सही जगह पे आया हुआ है, क्योंकि ये कंटिन्यू चल रहा है, और मैंने जो प्राइस थी वो तो 202 रुपये से 206 रुपये की थी, ये पहले ही मैंने दिखाया हुआ था, आप लोगों को देख सकते हैं। और उसके बाद से ये चला है और मेरे पास इस रेट में है भी। तो अब चूंकि अभी ये स्विंग बनाते हुए जा रहा है, प्राइस एक्शन पूरी तरह से बन रहा है, तो ये मान चल रहा हूँ कि आज यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो यहाँ से आप ले लीजिए। लेकिन इसको लें तो आप ये मान चलें कि 5 साल 10 साल के लिए आप लेके चलें, जल्दीबाजी ना करें, बड़ा अच्छा इसमें आपको प्रॉफिट होगा। बस होल्ड करने का आपको इरादा रखना पड़ेगा। आपको डराया बहुत जाएगा, रिटेलर को डरा के भगाया जाता है मार्केट से। आप इस लेवल पे अपना 3% या 6% जो भी लेना है, मेरे हिसाब से तो आप 3% बोलूँगा कि मैं जिस इस लेवल पे बाइंग कर रहा हूँ और आपको इस लेवल बता रहा हूँ, तो 3% ज़्यादा मैं नहीं कहता कि आप लीजिए। अच्छा स्टॉक है, मैं कहता हूँ तो 2000 भी जाए उससे बात नहीं है, लेकिन अब चूँकि मेरे रूल्स के खिलाफ है तो मैं इसमें आपको 3% ज़्यादा के लिए नहीं बोलूँगा। उसके बाद चलते हैं क्लीन साइंस में। क्लीन साइंस में आप देखिए तो फिर हमारी इस लेवल पे आ गया, एक बार इसने ब्रेकआउट भी किया, कंफर्म हुआ, और उसके बाद वापस, और क्यों आया, क्योंकि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो उतना अच्छा नहीं था, इसलिए यहाँ पे आ गया। तो अब मेरा ये मानना है कि अगर आपने इसमें एंट्री इस लेवल पे मेरे हिसाब से बनाई होगी, जैसा मैंने पहले बताया था, तो अच्छी बात है। नहीं बनाई तो आप यहाँ पे 3% के लिए आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। और जिस तरह से कैंडल बन रही है आज की, मुझे लगता है यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन सकती है, और अगर हैमर कैंडल बनेगी तो फिर वापस रनअप करेगा, क्योंकि इसने इतना बुरा तो इसका रिजल्ट नहीं रहा। अगर आप रिजल्ट देख लें अपन तो आइडिया लगेगा आपको क्लीन साइंस का। देखते हैं क्लीन साइंस, सर्च करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। क्लीन साइंस आ गया, तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखते हैं अपन, तो क्वार्टरली रिजल्ट में देखिए आप थोड़ा सा डाउन आया है ना, सेल्स डाउन आई है, और उसके अलावा आप इसमें देखिए तो इसका प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन आया है, इस वजह से नीचे आ गया है। और चूँकि जब निफ्टी नीचे जाता है तो सबको आना ही होता है, तो वही है मेरे हिसाब से, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, और ये हमारा एजिडिटी लेवल इसमें आपको दिख ही रहा है, प्लान आपको करना है। और वही अब चूँकि ये रिट्रेस होकर यहाँ तक आया है दोबारा, तो अब हमें ये मान चलते कि यहाँ 3% लगाना है। 6% की तो कोई बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि सब अब मेरे लेवल से ऊपर जा चुके हैं, तो 3% इसमें लगाना है। उसके बाद चलते हैं बंधन बैंक। 3% का अगर जो नए लोग हैं उनको नहीं समझा रहा तो बता दूँ, आपका पोर्टफोलियो अगर 10 लाख का है तो उसका 3% यानी 30,000 रुपये ही लगाने हैं। वैसे मैं नॉर्मली 6% के लिए बोलता हूँ, तो 6% जो 60,000 होता है, लेकिन मैं इसमें अब चूँकि ब्रेकआउट के बाद की बात है तो सिर्फ 3% ही लगाना है, ये ध्यान रखिए। ताकि वो इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आपने IX वगैरह में का रिजल्ट देख, अभी जो चल रहा है IX में वो 28% 30% अचानक से क्रैश हो गया। तो क्रैश क्यों हुआ कि वो मोनोपोली वाला स्टॉक था, और अचानक उसकी मोनोपोली टूट गई तो वो क्रैश हो गया। तो अगर आप ज़्यादा किसी एक स्टॉक में लगा देंगे तो आप भी इसी IX की तरह शिकार हो जाएंगे, फिर आप उससे उबर नहीं सकते किसी भी हालत में। तो इसलिए अगर आपने अपने पोर्टफोलियो का मान लो IX में भी अगर आपने 10 लाख का अगर आपने 60,000 ही लगाया होता, तो वो अगर 38% क्रैश भी जाता तब भी आपका सफिशिएंट अमाउंट बचता आपके पास में। लेकिन अगर आपने उसमें मान लो 50% ही लगा दिया, तो आप सोच सकते हैं आपका पोर्टफोलियो कभी भी ग्रीन नहीं हो सकता। तो इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखें, किसी भी स्टॉक में लगाना है तो 6% मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं जाने की जरूरत है बिल्कुल भी। और ब्रेकआउट वाले अगर आप स्टॉक लेते हो तो 100% आप मान के चलिए उसमें सिर्फ 3% ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। लालच तो बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि लालच में तो आप थोड़ा सा नुकसान करेंगे, लेकिन फिर आप डर के ज़्यादा नुकसान करेंगे, और रिटेलर को इस मार्केट में हमेशा डराया जाता है। तो डर के आगे जीत वाली बात बोलने में आसान है, लेकिन करने में नहीं है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। अब हम चलते हैं बंधन बैंक। बंधन बैंक जो कि हमारे रेंज से बाहर जा चुका है, मेरी जो प्राइस थी
उस प्राइस से काफ़ी दूर हो चुका है। इस लेवल पे कहीं मेरी 152 की कुछ बाइंग मेरी प्राइस थी, उसके बाद ब्रेकआउट भी हो चुका है और ऊपर जा चुका है, तो इसमें अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं, इसको छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं मैडी असिस्ट पे। मैडी असिस्ट अब देखिए आप अच्छा ब्रेकआउट भी किया, और ये आप उसके बाद मैंने इस पर एक लेवल दिया हुआ था, आप इसको देख सकते हैं। इस लेवल पे आप बाइंग प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है 3% ओनली, है ना। तो ये चूंकि रिट्रेस हो रहा है तो 3% यहाँ पे, अब क्योंकि निफ्टी नीचे आ रही है इसलिए रिट्रेस हो रहा है, अदरवाइज जब ऊपर की चाल कर चुके थे। और निफ्टी इसलिए आ रही है क्योंकि अभी तक वो ट्रम्प का जो एक्शन है वो अभी तक प्रॉपर कुछ हो ही नहीं रहा, और 30 तारीख को अभी पावेल साहब की भी कुछ स्टेटमेंट आएंगे, हो सकता है उसकी वजह से कुछ मार्केट में उथल पुथल हो। तो कोई बात नहीं, हमें तो इन्वेस्टिंग के हिसाब से प्लान करना है, मार्केट कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं, हमें लेवल से बाय करनी। तो हमारा लेवल ये बनता है यहाँ पे, अगर किसी को बाइंग करनी है तो 3% यानी 10,000 का, 10 मतलब 30,000 रुपये मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। अगर 10 लाख का पोर्टफोलियो है, अगर 20 लाख का है तो सीधी बात है 60,000। अच्छा, अब आगे चलते हैं बजाज हिंदुस्तान। बजाज हिंदुस्तान फिर अपने इस लेवल के आसपास में आ रहा है। आप चाहें तो इसमें 23 रुपये के आसपास, 23 से 21 के बीच में प्लान कर सकते हैं। फिलहाल अभी नीचे की तरफ आ रहा है और निफ्टी नीचे आ रही है, तो ये भी थोड़ा बहुत नीचे आएगा, यानी इस लेवल को नहीं तोड़ेगा ये, मैं ये मान कर रहा हूँ, इस लेवल को तो नहीं तोड़ेगा ये 22 रुपये 50 पैसे के लेवल को नहीं, मतलब 23 के आसपास मान रहा हूँ कि आपको मिल सकता है एक मौका। उसके बाद चलते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स इसका भी वीडियो मैंने बहुत सारे बनाए हैं, आप ये मेरा चैनल है, आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये हो सकता है थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम होगी। ये मेरा चैनल है और इसमें मैंने टाटा मोटर्स के और मोटर के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हैं। 3-4 वीडियो आप देखिए तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे चैनल में क्या चीज़ें आपको बताई जाती है और किस तरह से एक्यूरेसी के साथ बताई जाती है। तो अगर आप प्लान करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। तो चलो हम टाटा मोटर की बात कर लेते हैं फिलहाल। तो टाटा मोटर भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ये ब्रेकआउट लेवल था इसका, और इसके ऊपर गया नहीं। 772 के ऊपर जब तक नहीं जाते तब तक अभी कुछ कर नहीं सकते हम इसमें, तो नीचे ही है। तो अगर आप एफ आई और डी आई की तरह सोचते हैं तब तो ये बेस्ट बाइंग का लेवल है। और मैं इसमें आपको 3% नहीं, अब इसमें 6% बोल सकता हूँ, क्योंकि हालांकि मैंने तो इस लेवल पे बाइंग करवाई है और करी भी है, लेकिन अभी इसी भी लेवल पे बहुत बुरा नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, और आपको डर लगता है कि निफ्टी नीचे जाएगा तो ये नीचे जाएगा, तो आप ये कर सकते हैं कि 3% यहाँ कर लीजिए और 3% इस लेवल पे, यानी 615 से 595 में बाइंग कर सकते हैं। और फिलहाल 690 के आसपास में, अब इसमें 680 690 के बीच में 3% लगा सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम साइंट पे। साइंट लिमिटेड का जो है अभी इसका भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, आपको दिख रहा है। तो ये कंसोलिडेशन पीरियड भी इसका ठीक ठाक चल रहा है, तो अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ तो हम प्लान कर सकते हैं इसमें 6% का, और लेवल भी ठीक है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और साइंट नीचे क्यों आ रहा है या ऊपर जा रहा है वो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ इसके उसमें होगा, फिर भी मैं आपको एक बार देख लेता हूँ इसमें कि इसके रिजल्ट क्या रहा क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से हम प्लान करते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा सा डाउन आया है इसलिए आया, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये भी प्रॉफिट कुछ कम हुआ है, इसलिए थोड़ा डाउन आया हुआ है अदरवाइज तो आप इसको अब मेरे हिसाब से 1151 यानी इस लेवल में बाइंग की प्लान कर सकते हैं। 1150 के बीच में आप प्लान कर सकते हैं और 6% लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन लेवल्स को मत देखिए, लेवल्स जब आएगा तो निफ्टी 21,000 पे जाएगी, उससे पहले नहीं आने वाले, तो इन लेवल्स को छोड़ दीजिए। उसके बाद चलते हैं पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ब्रेकआउट हुआ, कंफर्म हो गया और ऊपर जा चुका है। अब किसी को यहाँ पे लेने का है तो मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल भी, मेरे टारगेट तो 138 के है इसमें, लेकिन फिर भी मैं नहीं कहूँगा कि आप यहाँ बाय कीजिए, क्योंकि मेरे लेवल से काफ़ी, मैं इस लेवल पे बाय कर चुका हूँ। इस लेवल पे 95 के आसपास में मैंने बाइंग की थी, उसके बाद ये ब्रेकआउट भी हुआ, तब भी मैंने बोला था, और अभी इस लेवल पे है। तो निफ्टी अगर नीचे जाती है तो थोड़ा बहुत ये फिर वापस इस लेवल मिलेगा, तो आप इस लेवल पे 3% के लिए बाइंग कर सकते हैं, ज़्यादा के लिए नहीं। उसके बाद चलते हैं हम डेल्टा क्रॉप। डेल्टा क्रॉप में बात वही है कि आप इस लेवल पे आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ये इसका कंसोलिडेशन पीरियड बहुत बढ़ रहा है, और जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इसमें जीएसटी का एक नोटिस था, उस वजह से ये स्टॉक 400 से गिर के यहाँ पे आ चुका है। तो ये एक तरह से जीएसटी के नोटिस पे सारा कुछ डिपेंड करता है कि वो रिजॉल्व होता है नहीं होता है। तो इसको आप पेनी स्टॉक मानते हुए इसमें 3% का ही इन्वेस्टमेंट करें। ये मान चले कि अगर हमने यहाँ लिया और ये 400 जाएगा तभी बेचेंगे, अगर वो जीएसटी वाला इसका नोटिस क्लियर हो जाता है तो मान चलिए 400 ही जाएगा, और अगर नहीं क्लियर होता है मान लो साल 1.5 साल, तो आपका पैसेंस वैसे ही लूज हो जाएगा, तो और ये स्टॉक भी थोड़ा नीचे आ सकता है। तो अकॉर्डिंगली मेरे हिसाब से उसमें 3% से ज़्यादा का प्लान न करें। कल्याण ज्वेलर्स अभी क्योंकि सोना चढ़ा हुआ है तो ये भी थोड़ा सा लग रहा है और ब्रेकआउट के आसपास में है, तो किसी को प्लान करना है तो आप 3% का प्लान कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इसको अवॉइड करने के लिए कहूँगा, क्योंकि सोना जल्दी गिरने की संभावना मैं मान के चल रहा हूँ बहुत दिनों के चढ़ते हुए। तो जैसे ये ट्रम्प टैरिफ वगैरह सब क्लियर हो जाएंगे, ये नीचे आना तय है, तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। एशियन पेंट्स
ब्रेकआउट के बाद वापस नीचे आ गया है और मेरा ये लेवल था। और इसका रिजल्ट अगर आप देखेंगे एशियन पेंट्स का तो बहुत आज रिजल्ट आना है एक्चुअल में एशियन पेंट का, तो मैं इसको दिखाने का कोई फायदा नहीं है। एशियन पेंट का रिजल्ट आ जाएगा, आज क्या डिसाइड होता है उस पर है। मेरे हिसाब से बाइंग तो ये लेवल थी और मैंने इस लेवल पर बाइंग भी करी थी और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे भी बताया था कि आप इस लेवल बाइंग कर सकते हैं और ये आया भी था उसके बाद में। तो अब आपको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप यहाँ बाइंग कीजिए, हालांकि ये इससे ऊपर तो गया नहीं है। चाहें तो आप यहाँ पे 3% के लिए प्लान कर सकते हैं और फिर 3% इस रेंज में अगर आता है तो करते हैं। अब आपको लगता है कि मैं नीचे की बताता हूँ तो हम नीचे ले लें, तो ये आप मान चलिए कि ऐसा नहीं होता कि मैंने यहाँ बताया उसके बाद ये यहाँ आएगा ही। ये तो एक अल्टरनेट है कि अगर आया तो हम ले लेंगे, नहीं आया तो यहाँ से जा सकता है। तो आप डिसाइड आपको करना है। श्योर तो कुछ होता है नहीं कि यहाँ आएगा ही आएगा, पर हाँ ये श्योर जरूर है कि ऊपर जाएंगे, ये तो श्योर है। और जब निफ्टी जाएगी तो जाना ही तय है। और निफ्टी कब तक रुकेगी ये सबको पता है कि जैसे टैरिफ वैरिफ सब सेटल होगा और महीना अब आगे से अच्छे आने वाले हैं तो सब चलने शुरू हो जाएंगे। स्टार हेल्थ की बात कर लेते हैं। स्टार हेल्थ फिर अपने बाइंग जोन में आ रहा है, हालांकि हमने तो इस लेवल की बात करी थी 380 के आसपास, मैंने भी कुछ ने बाइंग करी है, लेकिन अब चूंकि रिट्रेस होकर फिर आ रहा है इस लेवल पे तो आप 422 ये लेवल है इसका, 416 से 404 आप इस लेवल में बाइंग का प्लान कर सकते हैं। 420 के आसपास में मान लीजिए प्लान कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब इसका दूसरा जो अगला ब्रेकआउट होगा ये लेवल होगा यानी 480 से 492 का, तो उससे आप चाहें तो यहाँ से भी प्लान कर सकते हैं। यहाँ अगर बाइंग करते हैं तो अगर पहले लेवल के लिए अगर आप प्लान करते हैं, मान लो इसी लेवल से बात कर लेता हूँ, तब भी आप इस लेवल पे भी जाते हैं तो 14-15% तो आपको वैसे भी मिल रहा है, तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। लेने में मेरे हिसाब से ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, डिसाइड आपको ही करना है। और वो जैसा कि यूट्यूब में बोलते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, तो भाई आपने उनसे बात करके करना, मेरे कहने पे मत करना, मैं तो सिर्फ आपको अपना एक राय दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद चलते हैं येस बैंक की तरफ। येस बैंक फिर अपनी उसी जोन में है, ब्रेकआउट वाले जोन पे। और अब चूंकि ये पेनी स्टॉक टाइप का है तो मैं तो ये कहूँगा कि मैंने तो इस लेवल पे बाइंग करवाई थी और आया भी था ये 15-16 पे, तभी मैंने बाइंग करवाई थी। और अब ये चूंकि ब्रेकआउट वाले लेवल पे है तो मैं कहूँगा इसमें 3% का आप प्लान कर सकते हैं, 3% फिर इसी लेवल कीजिए। अब आप कहोगे यहाँ से यहाँ गिर गया तो फिर यहीं लेंगे, तो ऐसा गारंटी नहीं होती, पहले ही बता चुका हूँ। निफ्टी अगर नीचे जा जाएगी तो ये भी आ जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं है। और निफ्टी हमारे वाले लेवल के जो शुरू में बताया था मैंने उस लेवल से नीचे नहीं आते, यानी 24,500 से नीचे नहीं आती है, तो ये लेवल नहीं आएंगे। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ 3% का सोच सकते हैं और 3% यहाँ का सोच सकते हैं। उसके बाद चलते हैं ट्राइडेंट। ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ इन सब की वीडियो मेरे चैनल पर डाले हुए हैं और उनमें सब में आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने जो लेवल्स बताए तो वो कितनी एक्यूरेसी के साथ आए हैं। और अब इसमें ट्राइडेंट में मैंने 25 के आसपास बताया था उस समय, तो अभी आप देख लो ये उसमें मेरी बाइंग प्राइस 25 की थी और उसके बाद से ये कंटिन्यू चला है, काफ़ी अच्छा रनअप हुआ है। अब यहाँ पे चल रहा है क्योंकि ये इसका सेकेंड लेवल था जहाँ से आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, मतलब तो 29-30 के आसपास में, यानी 29-30, हाँ 29-30 के आसपास में। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं, लेकिन फिर वही क्योंकि ये ब्रेकआउट के बाद का लेवल है तो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सुज़लोन एनर्जी फिर अपने उस बाइंग लेवल पे आ रहा है। फर्स्ट बाइंग लेवल पे जिसने लेना था ले लिया, मैंने कई लोगों को बाइंग भी करवाई थी इसमें। अब दूसरा लेवल ये है जो ब्रेकआउट वाला है, तो अब यहाँ एक मौका आपको मिल सकता है, अगर आप चाहें तो आप इसके लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन वही फिर 3% से ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो का नहीं, यानी अगर 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो 30,000 रुपये सिर्फ। उसके बाद रिलायंस पावर फिर अब एक बेस्ट बाइंग जोन में आ रहा है, ये उसी लेवल में आ रहा है और मेरे हिसाब से अच्छा है। अभी हालांकि इसकी एक न्यूज़ चल रही थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। रिलायंस इस पर ईडी की एक रेड पड़ी है, तो रेड कोई रिलायंस पावर के लिए नहीं पड़ी है, वो रेड आर कॉम के लिए पड़ी थी और इनके परमिसेस की सर्चेज हुई है, वो ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें क्या ऑपरेटर को एक मौका मिलता है कि स्टॉक को नीचे गिराओ और रिटेलर को भगाओ, तो हो यही रहा है, ये रिटेलर को भगाया जा रहा है। और इस लेवल पे मेरा लगता है एक बड़ा अच्छा मौका है। प्लान आप अपने हिसाब से कीजिए, मैंने तो लिया है, बाकी आपका प्लान करना है। मैं ये नहीं करूँ मैंने लिया तो आप भी लो, वो आपका अपना डिसीजन होगा। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा मौका मिला है, अदरवाइज ये रनअप तो अच्छा करने वाला था। और जिस तरह का ये स्टॉक है प्रॉफिट में भी आ रही है कंपनी, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आएगी। अगर टाटा पावर 400 जा सकता है तो ये भी जा सकता है, इसमें बहुत पोटेंशियल है और काम भी ठीक चल रहा है कंपनी का, प्रॉफिटेबल भी है आज की डेट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप अपने हिसाब से प्लान कीजिए। उसके बाद चलते हैं बजाज ऑटो कंटिन्यू अप एंड अप किया और उसके बाद में ये यहाँ से ब्रेकआउट के बाद में वापस उस लेवल से नीचे आ गया है। अब ये हायर देख रहे हैं, लोज जो है वो हाई बन रहे हैं, अगर इस लो के नीचे क्रॉस आ जाती है ये कैंडल तो आप समझ लें कि फिर ये इनवैलिड हो गया। अब ये कहाँ जाएगा पता नहीं, फिलहाल तो ये हायर साइड में प्लान चल रहा है इसका, तो आप अपने हिसाब से प्लान कीजिए। फिर वही ध्यान रखना 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
IFFC फर्स्ट बैंक, ये मैंने इस लेवल पे बाइंग करवाई थी, मैंने खुद ने भी करी थी, यानी 54-52 के बीच में। और इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको डार्क करके दिखाता हूँ। ये लेवल दिया था मैंने, और मेरे वीडियो हैं आप देख लीजिएगा 54-52 वाले, उसमें वीडियो में आपको दिख जाएगा कि मैंने क्या लेवल दिया। जब ये स्टॉक यहाँ कहीं आसपास चल रहा था तब मैंने बताया था। तो मेरे आप पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ जो बताया उस लेवल। अब ये चूंकि इस लेवल से बहुत ऊपर जा चुका है तो इसमें कोई अपने पास अपॉर्चुनिटी नहीं, इसलिए हम उसको जाने देते हैं। नेक्स्ट है इंडिगो पेंट। इंडिगो पेंट का बाइंग लेवल ये दो मैंने दिए थे, उसमें मैंने खुद ने भी बाइंग की थी, और अभी ये वापस रिट्रेस करके वहाँ पे आया हुआ है। तो अब ये एक अच्छा मौका है, आप चाहें तो यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, और डिसाइड आपको करना है कि लेना है या नहीं लेना। फिर भी मैं बताता हूँ, अगर आप यहाँ लेते हैं तो 3% ज़्यादा का प्लान ना करें। नेरोलेक पेंट्स अपने ब्रेकआउट से काफ़ी नीचे है, तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं 3% 6%, वो आपको डिसाइड करना होगा। हैप्पीएस्ट माइंड आप देख रहे हैं कंटिन्यू ये अप बना रहा था, लेकिन अब ये नीचे भी आ गया इसके, तो अब मैं इसमें, और ये बहुत पहले भी मैंने बताया था, इसका एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बना रखा है। बाइंग लेवल तब भी मैंने इसकी 535 से 520 दिया हुआ है। तो अब ये चूंकि लेवल इसको तोड़ दिया, तो अब ये जो लोज जो हाई बन रहे थे ना, अब उसका कोई वैल्यू नहीं है, इनको हटा देते हैं, इनका कोई वैल्यू नहीं है। अब हम यही मानेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये कंटिन्यू एक्टिव है, और ये इसको नीचे लाएगी, और ये हमारे बाइंग प्राइस पर आ सकती है। तो हमें प्लान इसी का करेंगे, यानी GTT ऑर्डर लगाइए आप 535 से 520 का, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं, उसके बाद हमारे पास कुछ और हैं जिनको मैंने बताया। अब ओला इलेक्ट्रिक का ब्रेकआउट पॉइंट जो है 58 से 55 के बीच में। ब्रेकआउट तो दूर की बात है, अभी फिलहाल तो नीचे जा रहा है, और इसमें पंप और डंप का वाला जो सिस्टम है बड़ा अच्छा चल रहा है। आप इसमें देखिए, ये हर बार एक बड़ी कैंडल बनाते हैं, 20% का सर्किट लगाते हैं, उस पर रिटेलर घुसाते हैं, फिर धीरे धीरे बेच के निकल जाते हैं। यहाँ देखिए आप, ये बड़ी कैंडल बनाई, फिर इसको नीचे ले आए, फिर ये बड़ी कैंडल बनाई, फिर नीचे ले, फिर ये दो बड़ी कैंडल बनाई, फिर धीरे धीरे नीचे ले आए, फिर एक बड़ी कैंडल बनाई, फिर इसको नीचे ले आए, फिर यहाँ एक बड़ी कैंडल बनाई, फिर नीचे लाए, फिर बड़ी कैंडल, फिर नीचे। यानी इसमें तो यही चल रहा है। फिर ये अभी लेटेस्ट है, ये बीच में हुआ, फिर ये लेटेस्ट है, यहाँ भी एक बड़ी कैंडल बनाई, फिर ये धीरे धीरे नीचे। और इसका लेवल तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसमें अभी चार्ट में कुछ है ही नहीं हमारे पास में। बैक डेटा होता तो हम उसको एनालाइज करके बताते, और चूंकि ये 72 रुपये या 76 रुपये का IPO था, और आज इस रेट में चल रहा है, तो अब आपको तो सिर्फ ये सुन के कि हाँ ओला इलेक्ट्रिक है और EV का ज़माना है, तो उसको सोच के अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी। मेरे हिसाब से तो ऐसे स्टॉक को मैं बिल्कुल रिकमेंड ही नहीं करता, बिल्कुल भी। हाँ, अगर कोई फंसा हुआ तो मैं उसको कहूँगा कि भाई ये एक इसका लेवल था, यहाँ पे आप सोच सकते हैं एवरेज करने का। लेकिन अगर आपने पहले ही मान लो 6% से ज़्यादा ले रखा है इसमें, तो इसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि एवरेजिंग का भी एक लिमिट होता है। क्योंकि जब स्टॉक गिरना शुरू होता है तो 400 से 4 रुपये में भी आता है, तो आपकी एवरेजिंग की क्षमता इतनी नहीं है कि आप कर पाओगे। तो अगर आपने ज़्यादा ले रखा तो बिल्कुल भी इसमें एवरेजिंग नहीं करनी, आप लेके बैठे रहो चुपचाप, आपका पैसा ब्लॉक है तो ब्लॉक ही रहेगा जब ये मार्केट चलेगा। और ये ध्यान रखते हुए चलना, ज़्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। आप ये ध्यान रखना कि अगर पेटीएम और जोमेटो जैसे स्टॉक भी अगर 4-4 गुना 10-10 गुना हो सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा। वो भी पहले नेगेटिव चलते थे, क्योंकि उनमें उनका जो कंपनी थी प्रॉफिटेबल नहीं थी। ये भी अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, कैश बर्निंग कर रही है। तो कंपनी कैश बर्निंग कर रही है तो प्रॉफिट में तो आ नहीं सकती। तो जब ये कैश बर्निंग इसकी खत्म होगी और प्रॉफिट में आनी शुरू होगी, तो ये स्टॉक भी आपको 39 के आसपास में घूम रहा है, उसका 390 के आसपास मिले आपको, तो कोई टेंशन नहीं है। अब लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए अगर आप सोच रहे हो तब बिल्कुल नहीं कहूँगा, और अगर आप एवरेज कर रहे हो तब भी मना करूँगा मैं। बस ठीक है, जिसके पास पड़ा है वो होल्ड कर ले, उसके अलावा कोई उसके पास चारा भी नहीं है। और नुकसान में बेचने का कोई, अपन तो पहले ही बोलते हैं कि अपन घाटे में तो बेचने की बात करते ही नहीं है। तो रखिए, लॉन्ग टर्म में आगे तो कुछ फायदा दे ही जाएगा। उसके बाद चलते हैं कोलगेट पामोलिव। इसका भी वीडियो मैंने बनवा रखा है, थोड़ा जल्दी बनाया था, और मैंने उसमें ये रेट दी थी 23 रुपये 52 रुपये, उससे नीचे आ चुका है। और चूंकि ये FMCG सेक्टर का है और अच्छा स्टॉक है, तो ठीक है, ये ऑपरेटर अपनी मर्जी से कहीं भी गिरा सकता है। देख रहे हैं कैंडल्स इतनी बड़ी बड़ी बना रहे हैं, तो ये ऑपरेटर गिरा रहे हैं, गिराने दीजिए। आपने अगर यहाँ बाइंग कर ली तो अच्छी बात है, नहीं करी तो अब भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे आप कर सकते हैं, नहीं तो ये अगर 1917 अगर वो निफ्टी आपकी 1500 2450 500 आएगी, 24,500, तो ये यहाँ भी हो सकता है मिल जाए आपको, क्योंकि ऑपरेटर अभी लगा हुआ है रिटेलर को भगाने में। तो आप इस लेवल पे प्लान कर सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चलते हैं SBI। तो SBI में इसका अभी तक ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट लेवल था और ये कंफर्मेशन था, कंफर्म करके फिर वापस नीचे आ गया। ये जाएंगे स्टॉक, क्योंकि रेपो रेट पे गिरी है, और जैसे ही पावल साहब की कमेंट्री थोड़ी ठीक होगी और टैरिफ वार थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, ये चलेगा। और इनके बिना तो मार्केट चल नहीं सकता। SBI तो बहुत बड़ा बैंक है वैसे भी।
तो आप इंतजार कीजिए, और बाइंग के लिए मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, इस लेवल पे आप प्लान कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं IDBI को भी जानों से गिराया जा रहा है और रिटेलर को भगाने के लिए पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये लेवल बहुत अच्छा है, इसमें अपॉर्चुनिटी है। अब 93 तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें प्लान कर सकते हैं। जैसे ही ये प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट इसको बेच रही है, जैसे प्राइवेट सेक्टर जाएगा फिर ये आपको पकड़ में नहीं आएगा। तो अभी इसमें FIS-DIS भी इसीलिए इसमें इस तरह से प्लान कर रहे हैं ताकि ये नीचे आता रहे और वो सस्ते में लेते रहें। तो डरने की जरूरत नहीं है, आप इसमें प्लान बना सकते हैं। मेरे हिसाब से 3% तो एटलीस्ट प्लान कर ही सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। जो सरकारी बैंक अभी तक उनके ब्रेकआउट नहीं हुए हैं, तो वो अपने बाइंग रेंज में आराम से उसमें 6% लगा सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि एक ही सेक्टर में सारे नहीं लगाने। अब मैं तो यहाँ आपको दिखा रहा हूँ 5-6 बैंक है सरकारी, तो सब में अगर आप 6-6 लगा देंगे तो आपका तो 36% तो आपका उसी में हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, आप इसमें इसको इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि हर बैंक में आप 2% या 1% ही लगाएं। अमाउंट आपको देखने में थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन वो ठीक रहता है, सेफर साइड भी रहता है। तो आप इसमें 2% के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। 2%, इस तरह से 10% मैक्सिमम बनेगा। तो इस तरह से प्लान कीजिए आप इसमें 6% का प्लान ना लेके 2% का प्लान लीजिए, ताकि जब जो चले उसको उस हिसाब से टारगेट के हिसाब से बेचा जाए। उसके बाद हम बैंक ऑफ इंडिया, ये भी ब्रेकआउट से बहुत नीचे है, तो आप इसमें प्लान कर सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, और वही 2% इसमें लीजिए। उसके बाद यूको बैंक है, ये भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो इसमें भी आप 2% का प्लान कर सकते हैं। रेट ये जो दिख रही है 30 रुपये 12 पैसे, ये रेट लगभग मेरे हिसाब से ठीक है, कोई इशू नहीं है। पी रेशियो देखोगे तो 6-7 का पी रेशियो चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये आगे जाएंगे भी, और पहले भी गए हैं, अभी आगे भी जाएंगे। अभी ये वरुण ब्रेवरेज का भी, VBL का भी मैंने बनाया था, लेकिन अभी तक ये मेरी 430 से 423 की जो रेंज उसमें नहीं आया, इसलिए अभी तक इसमें एंट्री करने की जरूरत नहीं है। जब इस रेंज में आएगा तो हम प्लान करेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, जरूरी नहीं है कि हमें खरीदना ही हर चीज़। उसके बाद इन्फोसिस में मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, और ये भी ब्रेकआउट नहीं हुआ। अब ये हमारे वाले लेवल पे यहाँ आया था, तब मैंने बोला था, और उसके बाद ये अभी भी मैं यही कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रेकआउट नहीं हुआ और नीचे ही चल रहा है। तो आप प्लान कर सकते हैं, इस लेवल में आएगा तो देखेंगे, नहीं आया तो छोड़ देंगे, हमें कोई ज़रूरी नहीं है। इस पर मैंने वीडियो बनाया, डिटेल वीडियो बना रखी है। इसमें जब ये इस लेवल पे था तब मैंने बताया था, और उसके बाद कि यहाँ पे लेना है, तो इस रेट में 1623 से 1600 के बीच में आया भी था। उसके बाद ये रनअप भी हुआ है, और मैंने कई लोगों को इस टारगेट पर बिकवाया भी है, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा टारगेट आ गया था। अब हम इसका पीछा नहीं करेंगे कि हाँ भाई ये तो और ऊपर जाएगा, क्योंकि न्यूज़ तो बहुत सारी चलती है। न्यूज़ आधे से ज़्यादा न्यूज़ तो फेक होती हैं, और कुछ तो व्यूज़ बना के न्यूज़ बनाई जाती है, यानी आपके दिमाग में डाला जाता है कि नहीं ऐसा होने वाला है, जबकि न्यूज़ होती ही नहीं वो। तो ये हम इसमें प्रॉफिट बुक कर सकें, इसलिए हमें इसमें कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की हमें। कॉफ़ी डे का भी ये मैंने रेंज दिया था, और उस रेंज में आने के बाद में ये कंटिन्यूसली चल रहा है, जिग करते हुए चल रहा है। और इस टारगेट, ये एक ब्लैंक है, इस लेवल 46 तक मेरे हिसाब से जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक तो ये गया नहीं है। और फिलहाल तो मैं इसमें आपको नहीं कहूँ कि ये तो ऊपर निकल चुका है, तो अब इसमें कुछ बचा नहीं गुंजाइश। हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी लेटेस्ट वीडियो बनाया है, और ये ब्रेकआउट लेवल से वापस नीचे आ गया है। तो FMCG सेक्टर के हैं जो अभी नीचे आ रहे हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी है, और आप प्लान कर सकते हैं मेरे हिसाब से। यहाँ पे ठीक मिल जाएगा आपको। आप 3% एटलीस्ट 3% इसमें लगा लीजिए, 3% नेस्ले में लगा लीजिए, 3% आप कोलगेट पामोलिव में लगा लीजिए, इस तरह से कर सकते हैं। ये नेस्ले इंडिया है। नेस्ले इंडिया, ये जो आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये एक लाइन दिख रही है, ये जनवरी 2018 से कंटिन्यू चल रही है, और इसको रेस्पेक्ट कर रही है ये नेस्ले इंडिया, इसका एक ट्रेंड बना हुआ है। तो अब जब इस रेंज में जब भी ये स्टॉक आता है, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, और इस रेंज में जा सकते हैं इसको बेचने के लिए। अगर मैं इसमें, अगर आपको नोट कराऊंगा, करंट रेट से भी हम इसमें लें और इस लेवल पे बेचने, तो 10% आपको जल्दी मिल सकता है इसमें। और अगर निफ्टी ज़्यादा गिरती है तो आपको इस लेवल मिलेगा, पर मुझे लगता नहीं कि इस लेवल, ये लेवल आएगा, क्योंकि पहले ही स्टॉक काफ़ी गिर चुका है। और FMC अच्छा, नेस्ले इंडिया तो अच्छी कंपनी, और कितना गिर चुका है देख लेते, थोड़ा आइडिया लग जाएगा हमें। यहाँ से तो 20% गिर चुका है, और कोलगेट मामले तो 40% गिर चुका है, तो उसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, इसमें कम है। तो आप प्लान करें तो इसमें 3% का प्लान यहाँ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सारे स्टॉक्स मैंने कवर कर लिए। अगर कोई और ऐसा स्टॉक जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी और आपको रेफरेंस के तौर पर नहीं बताया, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो लगी अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी करें, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से क्या सर्कुलेशन बढ़ता है। और सब्सक्राइब करके जाए अगर पहली बार आए हैं, और उनको फॉरवर्ड कीजिए जो इन स्टॉक्स को लेके बैठे हैं या परेशान है कि कहाँ बेचें कहाँ खरीदें। मैं लेवल्स पे बात करता हूँ, लेवल्स पे खरीदना होता है, लेवल से बेचना होता है। हड़बड़ाने का बिल्कुल भी काम नहीं करना है, अपने साइकोलॉजी को आपको बिल्कुल मजबूत रखना है। ये मान के चलिए जितने भी चीज़ें मैंने बताई, ये सब सिर्फ 20% है।
सच बोल रहा हूँ, ये सिर्फ 20% है, 80% आपकी साइकोलॉजी है। मैं कितना ही बोलूँ कि आप इस लेवल पर लीजिए और यहाँ बेचना है, आप नहीं मानेंगे, आप यहाँ बेच के निकल जाएंगे 5% में। तो मैं जब बोल रहा हूँ कि इस लेवल बेचना है तो बेचना है, हो सकता है 2 महीने में आ जाए रेंज 10 महीने में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेचेंगे लेवल पे। ये क्या है कि मार्केट में आपको डराया जाता है, डराने के लिए बार बार देखने कितनी बड़ी कैंडल बना दी गई है, ऐसा क्या हो गया इसमें नेस्ले इंडिया में, लेकिन ये इस तरह से डराया जाता है और डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। लेवल पे खरीदना है, लेवल पे बेचना है, मेरी इस बात को ध्यान रखिए, आपकी जीत तय होगी। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके जरूर जाइएगा और उनको भेजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू।